5 ऐसी गलतियां जो जनरली यूपीपीएससी के बच्चे करते हैं और वो कभी भी मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं बावजूद इसके कि वो मेंस में बैठ रहे हैं। सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना है कि यूपीपीएससी के मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो आप पहले ही बहुत लाखों बच्चों से आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि जैसे ही अब प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होगा तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या अब हमें करना है मेंस की प्रिपरेशन को लेकर। मेंस को लेकर जनरली गाइडेंस नहीं है। हर किसी को जनरली आप देखेंगे कि वो प्रीलिम्स को लेकर बताएगा प्लान आपको कि प्रीलिम्स में ये करना चाहिए, लेकिन मेंस को लेकर एक सटीक स्ट्रैटेजी, एक कोई रणनीति आज भी यहां पर कोई हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मेंस बहुत कम बच्चे जो हैं वो यहां पर देते हैं। तो मैं अपने अनुभव से यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीपीएससी के मेंस में बैठेंगे तो आपको यहां पर उसकी तैयारी में क्या गलतियां नहीं करनी है, राइट। तो सबसे पहली जो गलती हम यहां पर करते हैं और वो ये है कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम पूरा हो गया या प्रीलिम एग्जाम से 2-2.5 महीने का समय अगर आपके पास पहले बचा हुआ है तो आपको यहां पर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर उनके पैटर्न को समझना है कि पिछले 4 सालों में किस तरीके से यूपीपीएससी वाला ने क्वेश्चन पूछा है ना। जो आयोग है वो किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो हमें पता होना चाहिए। अब अगर कुछ आपको यही नहीं पता कि आयोग क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, किस तरीके से पिछले 2017-18 के बाद ट्रेंड चेंज हुआ, 2021 के बाद क्वेश्चंस और ज्यादा एनालिटिकल आने लग गए, कीवर्ड्स को अगर आपको नहीं पता कि ब्रीफली एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, विश्लेषण कीजिए, समझाइए, तो जब तक आप इन सारी चीजों को, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे नहीं तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छे आंसर जो है वो नहीं लिख सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स यहां पर नहीं पा सकते हैं। दूसरा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का मतलब यह है कि सवाल यह पूछ लिया गया, व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत की, ये मान लीजिए जो खाद्य सुरक्षिता है, खाद्य सुरक्षा है, उससे संबंधित कुछ चुनौतियां बताइए। अब आपने पढ़ा है फूड सिक्योरिटी के बारे में, आपने यहां पर पढ़ा हुआ है किसके बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, फूड सिक्योरिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप वही लिखने चल बैठे वहां पर। यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि क्वेश्चन की यहां पर सवाल की मांग क्या है, वो पूछ रहा है चुनौतियां क्या है फूड सिक्योरिटी, आप फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखने चल पड़े। अब लिखना है 125 शब्द में, 125 वर्ड में कितनी गाथा लिखोगे बताइए मुझे, नहीं लिख सकते आप इतनी गाथा, आपको बहुत सटीक होना पड़ेगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं भाई आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे ना, आप अपने दादाजी के नाम से तो नाम चालू नहीं करेंगे। तो क्योंकि आपको यहां पर सटीकता बतानी होती है, यू हैव टू बी, यू हैव टू शो ब्रेविटी इन योर वर्ड्स। ब्रेविटी का मतलब होता है कंसाइज होना, आप कम शब्दों में ज्यादा बातें कहिए तो मुझे ज्यादा समझ आएगा। अगर आप कहानी गढ़ने में लिखने हुए हैं कि भाई मैं चलो एक और अध्याय लिख देता हूं रामायण में या महाभारत में, तो मेरे लिए वो जीरो है। जो अध्याय लिखना है बाहर लिखिए, पेपर में आपको 125 शब्दों का ही आंसर लिखना है, 250 शब्दों का ही आंसर लिखना है, चाहे वो 20 मार्क का है। इस बात को समझिए कि वी हैव टू बी वेरी कंसाइज। और ये जनरली कब होता है, जब हमने चीजें अच्छी तरीके से समझी हो, रिवाइज कर रखी हो, हमारे मन में एक भी सब्जेक्ट को लेकर जो है वो यहां पर क्लैरिटी है, सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक को लेकर। तो आप बताइए कि फूड लीकेज हो रहा है, आप बताइए करप्शन हो रहा है, आप बताइए घोस्ट बेनिफिशियरी हो रहे हैं। तो ये है हमारी चुनौतियां जब हम खाद्य सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है जो जो मेंस बच्चा लिखता है, और वो मेंस इसलिए पास नहीं कर पाता क्योंकि पहली बात वो यहां पर पता ही नहीं है उसको कि क्या पैटर्न आ रहा है, और उसको ये नहीं पता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहला ये एक रीजन है कि एक स्टूडेंट मेंस क्यों नहीं पास कर पाता। दूसरा, और वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आप ना ही प्रैक्टिस करते हैं और ना ही आप टाइम मैनेज कर पाते हैं। जब मैं 19 में मेंस लिख रहा था तो मैंने जब लिखा मेंस तो मुझे ये बताया गया कि जब तक तुम्हारे हाथ में नील ना पड़ जाए नाखून में तब तक तुम्हें लिखते रहना है। और मैंने ये देखा, सच में मैंने कोशिश करी कि कब होगा नील, तो पता चला कि अगर आप 4.5 घंटा लिखें, मैं अपनी बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ, 4.5 घंटे बाद मैं लिखता रहा 4.5 घंटे तक, तो मुझे पता चला कि हाँ इसमें नील आ गया। अब मेरा अंगूठा जो है वो दर्द कर रहा है, अब वो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मतलब एक दिन तक।
तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली भागते रहते हैं थ्योरी के पीछे कि चलो मैं इसको याद कर लेता हूँ, तो मैं याद कर लेता हूँ। लेकिन जब तक आप मेंस का पेपर लेकर बैठते नहीं हैं, जब तक आप उसको यहां पर अपने सामने रखकर पढ़कर समझकर उसके आंसर नहीं लिखते हैं वर्ड लिमिट के अंदर, तब तक आप ये मान लीजिए कि हम उसको अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस नहीं मानेंगे, तब तक हम उसको पर्याप्त मानर में आपकी वो नहीं मानेंगे कि प्रिपरेशन चल रही है। दूसरी चीज एक यहाँ आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है, देखिए जब हम जनरली ये बोला जाता है, जब आप एक प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको एक प्रश्न में मुश्किल से 7 से 8.5 मिनट लगने चाहिए लिखने के लिए। अगर आप 7 से 8.5 मिनट में आंसर लिख सकते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप और बच्चों से काफी आगे जा चुके हैं। पहले ही प्रीलिम्स पास करके आप लाखों बच्चों से आगे आ चुके हैं। अब आप बहुत चुनिंदा बच्चों में आ जाएंगे जिनका सिलेक्शन जो है वो यहां पर इंटरव्यू तक आने वाला है। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एक आंसर 7 से 8.5 मिनट पे लिखना है। अब वो लिखना कैसे, उसके लिए होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर एक टॉपिक लिखूं, टॉपिक का मतलब है अगर मैं टॉपिक लिखूं सप्लाई चेन ऑफ इंडिया, फूड सप्लाई चेन ऑफ इंडिया, तो अब आपको सप्लाई चेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स यानी कि घटक पता होनी चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए, उसके यहां पर उसके बाद उसके यहां पर फायदे पता होने चाहिए, उससे संबंधित चुनौतियां पता होनी चाहिए, सरकार ने इसको ठीक करने के लिए क्या लिया है, और ये सब क्या है, ये ये सिलेबस का कीवर्ड है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो अगर आपने सिलेबस के टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़कर समझ रखा है कि अगर मैं ये पूछूं कि भाई इंडिया के नेशनल मूवमेंट के बारे में आप कमेंट्री करिए, तो आप कर सकते हैं कि इंडिया के नेशनल मूवमेंट का नेचर क्या था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी। ये सब क्या है, ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये पेपर से पहले होती है, पेपर वाले दिन कुछ नहीं होता। पेपर वाले दिन बस, कभी आप सोच रहे हो कि पेपर वाले दिन रिजल्ट आता है, नहीं, रिजल्ट आता है आपकी पेपर की प्रिपरेशन से पहले। ये आपका जो एफर्ट है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, वो ही रिजल्ट देगा आपको। ये सोचिए कि जो खून जो पसीना आपको बहाना था वो पेपर से पहले ही बहा चुका होता है। पेपर वाले दिन तो बस आप पेपर लिखने जाते हैं, सारी ताकत आपकी पहले इस्तेमाल हो चुकी होती है, सारा प्रयास आप पहले करते हैं। जिस दिन आप युद्ध लड़ने जाते हैं उस दिन हार जीत का फैसला नहीं होता, हार जीत का फैसला होता है कि आपने प्रयास कितना करा, कितना खून कितना पसीना बहाया आपने, वो आपको आगे लेकर जाएगा। आप सोच रहे हो कि नहीं हमारे दिन हनुमान जी हमें आशीर्वाद दे देंगे हम लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हमने सोच रखा था कॉलेज के एग्जाम में, कभी हुआ नहीं, लेकिन समझ रहे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। कोशिश करिए कि जब आप पेपर लिखने बैठे तो जब आपको यहां पर कीवर्ड्स हैं उनको अच्छी तरीके से लिखिए, उनको अच्छी तरीके से अंडरलाइन करिए, कंसाइज वे में आंसर्स लिखिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए आंसर का। अदरवाइज ये समझ लीजिए कि आपने मेंस तो लिखोगे लेकिन फिर अगली बार लिखना पड़ेगा, फिर एक और साल। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंस लिखने में, और वो है यहां पर पुअर प्रेजेंटेशन एंड आंसर स्ट्रक्चर। अब जनरली क्या हुआ, जैसे कि मैं एक समय पर काफी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था मेंस के लिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए। तो क्वेश्चन आया पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड कि भाई पॉपुलेशन, ये पेपर 1 का टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल, की इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी कोई टेस्ट सीरीज थी, है ना, जैसे टेस्ट सीरीज होती है, तो टेस्ट सीरीज में बच्चे का क्वेश्चन पूछा है दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तब उस समय पे खबर आई थी कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना को सक्सीड कर गई है, तो चाइना नंबर 2 पे आ गया, इंडिया नंबर 1 पर आ गया। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन आपको 146 नजर आएगी करोड़ के आसपास, तो 1.46 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अब क्या होगा यहां पे। तो एक बच्चे ने क्या कर रखा था, वहां पर 2 अंकल आंटी बना रखे थे, मतलब एल्डरली कपल, और उनके 4 बच्चे डायग्राम में, मेंस की आंसर शीट। अब मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब ये अन्याय क्यों कर रहे हो मेरे साथ में कि मुझे ऐसा लगे कि ये 8वीं क्लास के बच्चे की कॉपी है। डोंट मेक अननेसेसरी डायग्राम, कोई ऐसे डायग्राम मत बनाइए जिसकी जरूरत नहीं है। आप डायग्राम वो बताइए जिससे कि आपको शब्दों की जरूरत जो है वो कम पड़े। यहां तो आपको ओवर एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा कि आपने ऐसा डायग्राम बनाया ही क्यों। कुछ भी चित्र बनाकर नहीं आना है, फ्लो चार्ट बनाना है जो अप्रोप्रिएट हो, जो यहां पर आपको ऐसा लगे कि आपको अब कम शब्द लिखने पड़ेंगे। दिस इज द मेजर एसेंस ऑफ डायग्राम एंड द फ्लो चार्ट, दैट यू हैव टू एक्सप्रेस मोर विद लेस वर्ड्स। बट जनरली आप डायग्राम बना रहे हो कुछ भी, लिव इन कपल में क्या बनाकर आओगे पता नहीं। अब
वी डोंट नो अबाउट इट, राइट? तो इसलिए ट्राई टू मेक आंसर्स वेरी प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब इंट्रोडक्शन लिखिए, मेन बॉडी लिखिए, कंक्लूड करिए आंसर को। जब भी एक एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, वो देगा इन 3 बेसिस के ऊपर कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा या नहीं लिखा, या सीधा मेन से लिखना चालू कर दिया। वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, उससे एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता कि आपने आंसर करा नहीं करा। आपको आंसर एक प्रॉपर स्टेप में लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेंस एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत जरूरी है, हर किसी के यहां पर मार्क्स है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जनरली लोग कहते हैं कि चलो भाई लिख के आ जाते हैं, मेन आंसर लिख कर आ जाते हैं, बस नहीं होगा कुछ उससे, आपके नंबर कम ही आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका जो आंसर स्ट्रक्चर है वो जो मैंने बताया, और प्रेजेंटेशन में आप अपनी ग्रामेटिकल एरर जो है वो कम करिएगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेयर को हेयर्स लिख रहे हैं, है ना, इसकी जगह आर लिख रहे हैं, आर की जगह वी लिख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये एग्जामिनर को ऐसा मन करता है कि आपका आंसर बस जल्दी से चेक करके खत्म कर दे। क्योंकि आई हैव बीन एन एग्जामिनर यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस का नहीं, एग्जामिनर लाइक जब कोई और स्टूडेंट लिखेगा, है ना, मैं यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी का टेस्ट चेक करूंगा ना, तो मैं यहां पर मैं एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखता हूं। जो बेसिक पर्सपेक्टिव है कि अगर आपने ग्रामेटिकल एरर्स कर रखी तो मेरा मन नहीं करेगा आपके आंसर पढ़ने का, और मैं उसमें से 10 में से 2 नंबर देके आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे मन ही नहीं पढ़ने का आपका आंसर। चाहे आपने बहुत अच्छी चीजें लिखी हो, लेकिन ग्रामेटिकल एरर की वजह से मैं आपकी कॉपी कहूंगा कि यार चलो उसको आगे करते हैं, 2 नहीं 2.5 दे दूंगा आपको, इससे ऊपर नंबर नहीं मिलेगा अगर आपकी बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो। एंड देन आपको अपनी राइटिंग इतनी क्लियर रखनी है कि मैं पढ़ लूं। मुझे पता है कि हर स्टूडेंट यहां पर बहुत बढ़िया कर्सिव राइटिंग नहीं लिख सकता है, बट मुझे यह भी पता है कि राइटिंग ऐसी भी लिखी जा सकती है कि मुझे समझ आ जाए या किसी भी रैंडम एग्जामिनर को समझ आ जाए। अब ऐसा नहीं लिखना कि आप, मेरे एक काफी बच्चे से मेरे पास बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि ये क्या लिखा है, वो तो वो खुद नहीं बता पाए कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि लिख दिया, बस तेजी में लिख दिया, पेन चल रहा था, चल गया पेन। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड जब हम इसके बारे में बात कर। चौथा चौथा जो है हमारा है वो है यूपी स्पेसिफिक कंटेंट। हम अब यूपी से रिलेटेड तो पूरा पेपर आ रहा है, पूरा पेपर है, ऑप्शनल हटा के अब यूपी का आ गया पेपर, है ना। तो अब आपको यूपी से रिलेटेड अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, यूपी से रिलेटेड अगर आप यहां पर तैयारी नहीं करेंगे, उसके डेवलपमेंट्स को नहीं समझेंगे, बजट को नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे की समरी नहीं पढ़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए आप काफी डेवलपमेंट से दूर हो गए, पेपर 5 से काफी दूर हो जाएंगे आप। तो यही चीज आपको क्लियरली जब पता होगी कि भाई क्या पेपर 5 पेपर 6 में सवाल पूछे जा रहे हैं, कितना उसमें यूपी का क्वेश्चन आ रहा है, क्या पैटर्न है, क्योंकि हाल ही में ही जोड़े गए हैं, ज्यादा समय तो हुआ नहीं, 2-3 साल हुआ है। अब जब 2-3 साल हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ज्यादा ज्यादा तो आपको नजर नहीं आएगा कि आपके पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन 2-3 साल में भी हमें पता तो चल जाएगा कि क्वेश्चंस के नेचर क्या है, क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, मीडियम आ रहे हैं, या हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। तो यूपी की नॉलेज को हमें थोड़ा एनहांस करना है, और यहीं पर ही फर्क आ जाता है एक यूपी और यूपी पीएससी के स्टूडेंट में, क्योंकि वहां पर ऑप्शनल लिखना पड़ेगा और यहां पर आपको यूपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ये फर्क है। तो यूपी की नॉलेज को इग्नोर मत करिए, यूपी से रिलेटेड बुक्स को पढ़िए। आखिरी, और वो है इग्नोरिंग एथिक्स एंड एसे प्रिपरेशन। ये 5वीं सबसे बड़ी गलती है, और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स माने जाते हैं जब मैं एथिक्स के बारे में बात करता हूं। ऐसा क्यों है कि एथिक्स और ये आपका एस्से ये इतने स्कोरिंग है? क्योंकि एस्से में क्वेश्चन कितने ही आ रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जो जनरली टॉपिक्स होते हैं वो जनरल स्टडीज के ही टॉपिक होते हैं। लेकिन हम लिख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे पास उन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट बहुत कम होता है। हमने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रखी है, हम जनरल कंटेंट, जनरल नॉलेज को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश ही नहीं करते। क्वेश्चन पॉवर्टी से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन स्किलिंग से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा फिलोसफिकल रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। तो फिलोसफिकल रिलेटेड क्वेश्चन में हमारा वैसे काम आता है, ओ सॉरी एथिक्स काम आता है। और जनरली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो एथिक्स की किताब खोलते ही तब है जब वो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं।
तो इसका मतलब काफी लाखों बच्चों की तो एथिक्स की किताब आज तक खुली ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कभी प्रीलिम्स पास ही नहीं करा, तो उन्होंने कभी एथिक्स पढ़ी ही नहीं। कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये भी नहीं पता कि एथिक्स जो GS4 है इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता है इस बारे में कि साइकोलॉजी होता है, फिलॉसफी होता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये एथिक्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं जो जनरली बताता नहीं है कोई। अगर आप फिलोसफिकल पार्ट देखेंगे जिसमें आपको बात कर रखी है महात्मा गांधी की फिलॉसफी के बारे में या फिर अलग अलग फिलॉसफी के बारे में, तो वो आपको बताएगा ही नहीं कोई आज तक। कि आज तक किसी स्टूडेंट को, बहुत कम बच्चों को ये पता है कि एथिक्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। जनरली लोग एथिक्स एथिक्स करते रहते हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। किसी को पता तो होना चाहिए ना एथिक्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप। GS पेपर 3 में जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? यू जनरली स्टडी इकोनॉमिक्स, यू जनरली स्टडी इंटरनल सिक्योरिटी। GS पेपर 1 में आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो। पेपर 2 में आप पॉलिटी पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो। व्हाट डू यू स्टडी इन पेपर 4? philosophy. You study public administration. You study psychology. What is emotional intelligence? What is attitude? This is psychology. What about the Mahatma Gandhi 10 sins, 7 sins? ये जो पढ़ रहे हो ये philosophy है। और जो पढ़ रहे हो कि IAS ऑफिसर को केस स्टडी पे ये करना है या फिर यहाँ पर पब्लिक सर्विस क्या है, दिस इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट जनरली मैनी स्टूडेंट्स डोंट नो। आज भी बहुत सारे बच्चों को अभी पता चल रहा होगा ये, क्योंकि आपने कभी उठाई ही नहीं किताब। और जब आप उठाओगे नहीं तो फिर आपके नंबर आएंगे 50, 200 में से 60 नंबर आएंगे। और जब नंबर आएंगे 60 फिर कहेंगे कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। अरे तुम भी तो पढ़ोगे कुछ। सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एथिक्स और एसे को जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा बढ़िया बन जाएगा। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? जब आप यहां पर एक सिलेबस का कंपोनेंट खत्म कर दें कि भाई मैंने सिलेबस के 5 टॉपिक खत्म कर दिए, अब आप उससे रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिए टॉपिक वाइज कि इन टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। किसी एक मेंटर से बात कर लीजिए, उस मेंटर से बोलिए कि सर हमारे आप आंसर चेक करिए। मतलब अब देखिए किसी से काम निकलवाना है तो उससे उससे प्यार से बात करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। टाइम किसी के पास नहीं होता आज की तारीख में, लेकिन टाइम उसको दे देते हैं लोग जो आपसे प्यार से बात करता है। एनीबडी, एवरीथिंग एट द एंड इज अबाउट द रिस्पेक्ट एंड द लैंग्वेज व्हिच यू यूज। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो हर कोई काम करता है आपका। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई, 5। एक, सबसे पहले आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द क्वेश्चन, और पैटर्न को समझेंगे एग्जाम में क्या पैटर्न आ रहा है। दूसरी चीज कि आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर है, आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर है उसको हमें अच्छी तरीके से ठीक करना है, और हमें ग्रामेटिकल एरर्स कम करने हैं, और यहां पर प्रेजेंटेशन सही करनी है, ये नहीं कि कुछ भी कहां कुछ भी लिख कर आ रहे हो। समझ रहे हो? तीसरी चीज, हमें यहां पर जो यूपी स्पेसिफिक कंटेंट है, जो हमारा यूपी स्पेसिफिक कंटेंट है, उसको हमें यहां पर इग्नोर नहीं करना है ना, एनरिच करनी है। चौथी चीज, हमें अपने टाइम मैनेजमेंट सही रखना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहां पर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतने मिनट में इतना प्रश्न लिख दूंगा, और आपको प्रैक्टिस करनी है टाइम से। पांचवा, आपको यहां पर पता है, और वो क्या है कि एथिक्स और एस्से पेपर को हमें यहां पर अवॉइड नहीं करना है। ये नहीं कि अच्छा अभी 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को तो चलो ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आपको पढ़ना है। अगर आप 2026 में पेपर देने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आपका दिसंबर 2025 तक मेंस का सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। 2026 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका 2025 दिसंबर तक मेंस का सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन का आइडियल टाइम ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द आइडियल टाइम। आज से ही आपको यहां पर एक प्लान बना लेना चाहिए कि मुझे अगले महीने या इस अगस्त के महीने में, ज्यादा समय तो हुआ नहीं है ना, ज्यादा समय तो हुआ नहीं है कि अगस्त में कितना टाइम हुआ है, अभी 4-5 दिन हुए हैं अगस्त में। अगर आप 4-5 दिन अगस्त के जो खो चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो और टाइम है ना हमारे पास। अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां महीना होता है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 5 महीने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, है तो 6 पर 5 ही कर लीजिए, वही बहुत है हमारे लिए। एक तो बाद में भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, जनवरी में कर लीजिएगा, पर इस साल 5 तो करिए। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं
तो फिर आप अगर जनवरी, फरवरी, मार्च से भी अगर अप्रैल करना भी चालू करेंगे, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चल रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप टेंशन फ्री होकर फिर आपको बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। तो दिस इज व्हाट माय मैसेज वुड बी टू दी स्टूडेंट्स जो यहां पर कर रहे हैं। ये 5 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आप मेंस की प्रिपरेशन जो है वो आप अच्छी से करेंगे और आप पूरा का पूरा चांस है कि आप इंटरव्यू में बैठेंगे। थैंक यू।